तरीके से बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि देखें मसला क्या है कि लोगों को ना लॉजिक नहीं समझ आती, तो अब ये अपनी लॉजिक बता रहे हैं, लोगों को लॉजिक 101 सिखाने की कोशिश करें कि देखो लॉजिक होनी चाहिए। लेकिन मसला क्या है कि लॉजिक अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई किसी को लॉजिक समझानी है, लॉजिक सिखानी है, आप किससे शुरू करोगे? वेरी वेरी सिंपल तरीके से शुरू करोगे, लॉज ऑफ लॉजिक जो हमारे पास है। हम भी हमारी लॉज ऑफ लॉजिक क्या है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, ये लॉजिक के बेसिक रूल्स हैं। उससे बंदा शुरू करता है बिल्कुल बुनियादी तरीके से सिखाने के लिए कि लॉजिक होती क्या है। और लेकिन हाँ, मुफ्ती साहब किस लॉजिक से शुरू करें, आप जरा शेयर क्योंकि और करें। कोई रास्ता है नहीं, आवाज़ नहीं रुकनी चाहिए, वीडियो अगर कोई रुक रही है तो मसला नहीं है। ठीक है, सही बात है। अच्छा जी, तो ये मैं 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो मैंने जैसे कि शुरू में अर्ज़ किया था कि लॉजिक 101 यानी ये वो रूल हैं कि जो बुनियादी तौर पर इंसानों को मालूम होने चाहिए। ये कॉमन सेंसिकल रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई बहुत गहरी साइंस है। लेकिन अब अगर इनको आपको थोड़ी अगर आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही तो इन्होंने स्क्रीन खोली है जिस पे लिखा है लॉजिक 101। शुरू किससे किया? लॉजिक से। नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। नो एविडेंस। अच्छा, लॉज ऑफ लॉजिक की लॉजिक 101 कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जो चीज का एविडेंस नहीं है, सामने नजर आता है या जो भी, उसका ये नहीं मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती। व्हाई डू यू थिंक मुफ्ती साहब started with that law of logic, या लॉजिक का 101 यहाँ से क्यों शुरू किया? डू यू अंडरस्टैंड? आप देख रहे हैं द रीजन लॉजिक आप अपने लोगों को समझा रहे हो, कहाँ से समझा रहे हो? फ्रॉम द स्टार्ट क्या कर रहे हो? लोगों को स्टार्ट में ही प्रेप कर रहे हो कि यार अगर कोई चीज नजर नहीं आती या होती नहीं है या बस मतलब जिसका कोई एविडेंस नहीं है, उसका ये नहीं मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। It is very curious to know कि why is that your number one point when it comes to logic? What about laws of logic, law of non contradiction? ये वाली चीजों के अंदर लॉजिक पहले आप क्यों नहीं सिखा रहे लोगों को? क्योंकि वो वाली चीजें सिखाने से उनको आपके आर्ग्यूमेंट्स में जो गलतियां हैं वो साफ नजर आ जाएंगी। लेकिन आप स्टार्ट किससे कर रहे हो कि देखो जिस चीज का एविडेंस नहीं होता, सामने कोई सबूत नहीं है, तो इसका ये थोड़ी मतलब कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। Why is that a very important point to tell your audience? Why? Because your audience आपकी ऑडियंस बिलीव करती है ऐसी चीजों पे जिनका कोई एविडेंस नहीं है। तो आप उनको री कर रहे हो लॉ ऑफ लॉजिक से कि नहीं नहीं नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तुम लोग सही कर रहे हो। तुम बहुत सारी ऐसी चीजों पे यकीन कर रहे हो जिसका कोई सबूत नहीं है, वो भी लॉजिक में ही आती है, और वो आपका पॉइंट है। नाउ to give him credit, sure, he is right. No evidence is not the evidence of absence. मतलब कि अगर कोई चीज का एविडेंस नहीं है उसका ये नहीं मतलब कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं अगर कहूँ कि भाई एक सफेद कौवा है, ठीक है, आप बोलोगे यार मैंने तो कभी सफेद कौवा देखा नहीं, कोई एविडेंस नहीं मुझे। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने तो कभी कोई सफेद कौवा देखा नहीं है। जितने भी मैंने कौवों की तस्वीरें देखी है ब्लैक होती है, तो मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है सफेद कौवे का। तो आप कह सकते हो देखो हमारे पास कोई तस्वीर नहीं है सफेद कौवे की, लेकिन ये पॉसिबल है कि सफेद कौवा हो सकता है। तो सिंस वी डोंट हैव द एविडेंस डजंट मीन दैट द सफेद कौवा डजंट एग्जिस्ट। कहीं ना कहीं किसी जगह पे किसी जंगल के कोने में कहीं हो सकता है कि एक सफेद कौवा हो, तो तुम ये मान लो कि भाई सफेद कौवा होता है। ये वाला रूल डालने से ये होता है योर प्राइमिंग योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को प्राइम कर रहे हो टू बी एबल टू एक्सेप्ट थिंग्स विदाउट एविडेंस। और आप मुफ्ती साहब लॉजिक सिखा रहे हैं, नंबर वन पॉइंट लॉजिक का है कि बिलीव इन थिंग्स दैट डोंट हैव एविडेंस। वेलकम खाली भलो, हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। बस सब जैसी नहीं हो, बिल्कुल ठीक क्या चल ठाक। रहा है? बस अब काफी अरसे से स्ट्रीम नहीं की थी, मैंने आज कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत ही मजे का, मैं बड़ा एंजॉय किया। सिंगापुर और बाली ऑलमोस्ट वीक उधर मैंने स्पेंड किया। वेरी वेरी नाइस। और मैंने अपना छोटा सा वीडियो क्लिप भी डाला टू शो एवरीबॉडी, शेयर सम ऑफ द प्लेसेस एंड ऑल दैट, सो इट वाज अ वेरी नाइस ट्रिप। बड़े बड़े आपने अच्छी वीडियो सेलेक्ट की है।
हाँ, ये कल मैं देख रहा था तो मुझे इतना अजीब लगा कि इन्होंने लॉजिक सिखाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे इनकी लॉजिक के जो प्रिंसिपल्स हैं जिस पे इन्होंने स्टार्ट किया वो ही मुझे इतना अजीब लगा। पहला उनका प्रिंसिपल ये है कि बगैर एविडेंस के अगर कोई चीज है, अगर एक नो एविडेंस होने का ये नहीं मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, रूल तो सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाई वुड यू स्टार्ट फ्रॉम दैट रूल, नॉट अदर रूल्स, यू नो, लॉज ऑफ लॉजिक। अब या लॉजिक किसी को अगर सिखाना है, would you go from there or would you go from actual laws of logic? सिखाओ लोगों को नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, एक्सक्लूडेड मिडल का क्या मतलब है, ए कैन नॉट बी ए एंड नॉट ए एट द सेम टाइम, जो बेसिक लॉजिक की चीजें होती है वहां से क्यों नहीं शुरू करो? इंस्टेड यहाँ से क्यों शुरू करो कि नो एविडेंस डज नॉट मीन द एब्सेंस, द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल मेरी आवाज सही आ रही? जी जी, थोड़ा सा मैं थोड़ी भी सी, हाँ थोड़ी सी ट्रैवलिंग मोड में डिस्टॉर्टेड है, हूँ। बट इट्स ओके। तो बिल्कुल सही बात है। मतलब आपने जो कहा कि ठीक है, दिस इज अ वैलिड लॉजिक कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। लेकिन आपका जो बिल्कुल जायज सवाल बनता है कि ये आप अपनी ऑडियंस को क्यों सिखा रहे हैं? आप अपनी ऑडियंस को ये सिखाएं कि जब तक एविडेंस ना हो आप उसको ना मानें। आपको बात इससे शुरू करनी चाहिए थी, ना कि आप एक ऐसी बिल्कुल आप ऐसी बात लेके आ रहे हैं कि जिससे शायद आप ऑडियंस को प्राइम करना चाह रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, अगर एविडेंस ना हो तब भी हम मान सकते हैं। और इसकी एक वजह मैं आपको बता दूं कि शायद इसकी एक वजह ये भी है कि मुफ्ती साहब की अपनी एक वीडियो जो आप शायद पहले रिव्यू भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि खुदा पर जो ईमान है उसको उसके लिए हमें कोई दलील नहीं चाहिए। ये हमारे अंदर से इनेट डिस्पोजिशन है हमारी कि हम खुदा में बिलीव रखें। ये खुद मुफ्ती साहब का बयान है और खुद अपनी उनकी एक तकरीर में उन्होंने कहा था। तो आई थिंक ये एक भी एक वजह है कि उन्होंने इस पॉइंट से शुरू किया। राइट, आई थिंक यू आर राइट कि भाई अगर यही वाला पॉइंट है, लेट्स से इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट लॉजिक सिखाना यहाँ से, इस पॉइंट का जो मोर इम्पोर्टेंट पहलू वो ये है कि बगैर एविडेंस के हमें चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट। फिर आप एज अ कैवियाट उसमें कह सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इफ सम चीज का आपके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, दैट डजंट मीन दैट डजंट एग्जिस्ट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हमेशा आप प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी पे छोड़ सकते हो कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अदर थिंग एग्जिस्ट, बट द फंडामेंटल आइडिया ये है कि बगैर एविडेंस के चीजों को एक्सेप्ट पहले नहीं करना चाहिए। उस पे फोकस, लाइक उस पे ज्यादा जोर देना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए कि दैट इज द फंडामेंटल की ऑफ लॉजिक, नॉट द अदर वे अराउंड। जो कैवियट है, जो एक्सेप्शन है, उसके ऊपर आप पहले स्टार्ट करो फोकस करना। राइट, तो देखते हैं उन्होंने और क्या कहा। थोड़ी सी भी अकल है तो आप इन उसूलों को, इन रूल्स को, इन अच्छा, ये देखें गैस लाइटिंग, आप में थोड़ी सी भी अकल है तो आप इन असूलों को समझ जाओगे कि ये वैलिड असूल है। दिस इज गैस लाइटिंग राइट ऑफ द बैट के अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है तो आप समझ जाओगे मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप समझ रहे हो मैं सही नहीं बोल रहा तो इसका मतलब है आप पे अकल नहीं है। इसको प्योरली गैस लाइटिंग कहते हैं कि आप अपने एविडेंस देने से पहले ही आप वो प्राइम कर दो कि देखो अगर तुम मेरे साथ हाँ में हाँ मिला रहे हो तो तुम अकलमंद हो, अगर तुम हाँ में हाँ नहीं मिला रहे तो तुम अकलमंद नहीं हो। This is very typical of all these situations. प्रिंसिपल्स को आसानी के साथ समझ भी सकते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी पहले से न जानता हो तो ये शिकायत उससे नहीं की जाएगी कि आप क्यों नहीं जानते, कॉमन सेंसिकल चीज है। हाँ, लेकिन एक मर्तबा तवज्जो दिलाने के बाद भी अगर आप उसको समझने की कोशिश न करें तो फिर इसको हठधर्मी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। Wow. तो रूल्स बहुत सारे हैं। तो बेसिकली समझाने के बाद भी अगर आपकी बात से वो अग्री ना करे तो इसको हठधर्मी के अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो ये पोजीशन इनकी है, स्टार्ट क्या हो रही है कि हमारा पोजीशन एग्जैक्टली राइट है, जो हमारे पोजीशन से मैच कर रहा है और अग्री कर रहा है वो सेंसिबल है, और जो उनके पोजीशन से अग्री नहीं कर रहा बाय डिफॉल्ट, एक तो वो स्टूपिड है, लाइक यू नो अकलमंद नहीं है, एंड सेकेंडली वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो हठधर्मी कर रहा है। हाउ इज दैट नॉट पॉइजनिंग द वेल फैलेसी? आपने शुरू में ही आपके जितने भी ऑपोजिशन को आपने डिसमिस कर दिया बाय सेइंग आइदर दे आर स्टूपिड, और वो जानबूझ के आपकी बात नहीं मानना चाह रहे क्योंकि आपकी बात तो फैक्चुअल है। क्या कहेंगे? जस्ट टू बी फेयर आई थिंक, देखें अगर वो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी बात इतनी लॉजिकल और सादा है और इतनी आम फहम बात है, कॉमन सेंसिकल है कि बात समझ आ जानी चाहिए तवज्जो दिलाने पर, तो मतलब इतनी गलत बात उन्होंने नहीं की। हम भी कह देते हैं कि यार आपकी बात इलॉजिकल है, जिसका मतलब यही होता है कि यार आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप थोड़ी सी अकल लगाएं। आई थिंक थोड़ा सा अगर फेयर हो तो आई थिंक इतनी गलत बात नहीं है। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार जो बात वो करने वाले हैं
या जो बात कर चुके हैं वो इतनी लॉजिकल है कि किसी को भी समझ में आ जानी चाहिए। तो आई थिंक इसमें थोड़ी सी मेरा ख्याल है इतनी गलत हाँ बात नहीं की है। चलें वो तो है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है कि अगर आप में जो मैं समझा रहा हूँ वो नहीं अग्री कर रहे उससे, तो इसको हट धर्मी के अलावा कुछ और नहीं कह सकते, उसके हाँ, बारे में क्या वो कहना? तो आपको पता है कि मुफ्ती साहब का और बहुत से मुसलमान उलमा और मुसलमानों का ये कहना है कि नॉन रेजिस्टेंट नॉन बिलीवर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके यहाँ। हाँ ये तो है, नॉन रेजिस्टेंट नॉन बिलीवर का तो कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। या तो आप मान रहे हो, अगर नहीं मान रहे तो इसलिए क्योंकि आप कुफार हो, क्योंकि आपने अपने दिल आप में फिर सच्चाई आप छुपाई हुई है, आप आप जानते हो नहीं सच्चाई। जानते, हाँ आप सच्चाई नहीं जानते जानते, हो। आप नहीं मानना चाहते। हाँ आप मानना नहीं चाहते, आओ नहीं 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 नहीं, आप सिन करना चाहते हो, आप शराब पीना चाहते हो, आप वो हर तरह से वो करना चाहते हो, दैट्स द ओनली रीजन, उसके अलावा कोई और रीजन नहीं हो सकती कि आप डिनाई कर रहे हो जो फैक्ट्स है। तो आई कैन गेट दैट। मैं आज सिर्फ 2 रूल्स के ऊपर गुफ्तगू करूंगा। जो पहला जो रूल है वो है नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। यानी अगर किसी चीज का एविडेंस आपके पास मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज मौजूद नहीं है। ये पहला ज़ाब्ता है, पहला कायदा है, पहला उसूल है। 2 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है चीज के मौजूद होने का ना समझना और ना होने का यकीनी इल्म। ये 2 अलग-अलग चीजें हैं और बहुत सी मर्तबा लोग इन दोनों चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मैं इसको एक मिसाल से समझाऊंगा। मिसाल ये है कि मसलन आप उस जमाने में आप देखिए मिसालें उनकी सुने, इंटरेस्टिंग मिसाल। चले जाएं कि जब इंसानों ने ट्रेन को नहीं देखा था, बस को नहीं देखा था, गाड़ियों को नहीं देखा था। ट्रेन अभी-अभी ईजाद हुई थी और उसने चलना शुरू किया था। उस दौर के किसी इंसान से आप जाकर ये कहें कि एक ऐसी चीज है जो अपनी अपनी पीठ पर बहुत सारे कई सौ बल्कि हजारों पैसेंजर्स को सवार करा के लेके चलती है और दौड़ती है। अभी आदमी के जिसने कभी ट्रेन को नहीं देखा, हाँ उसने बैलगाड़ी को देखा है, उसने घोड़ा गाड़ी को देखा है, तो उसके जहन में यही बात आएगी कि यकीनन इस ट्रेन को भी कोई ना कोई जानवर ही खींचता होगा। एक नहीं तो 200-300 जानवर तो आगे लगते ही होंगे और फिर वो लेकर चलते होंगे, तभी तो ये गाड़ी इतने सारे लोगों को लेकर चलती है। तो क्योंकि उसने उस ट्रेन को खुद से ऑब्जर्व नहीं किया और इस तरह की चीजें देखने की कभी आदत ही नहीं, तो अब इससे आप ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती कि जिसको जानवर के अलावा जो जानवर के खींचे बगैर खुद से चल सके, फ्यूल से चल सके, ऐसी चीज नहीं हो सकती। अगर वो आदमी आपसे ये कहे तो आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे। आप यही कहेंगे कि तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत है। एक और मिसाल ले लीजिए। एक मिसाल चले इस मिसाल के ऊपर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। इन्होंने ये मिसाल ली कि देखें कोई ऐसी जगह है जहाँ ट्रेन्स एग्जिस्ट नहीं करती एंड ऑल दैट, उनको अगर आप बोलो कि कोई ऐसी चीज है जो लोगों को इस तरह ट्रैवल करती है, ट्रेन के बारे में उनको बोलो, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे विदाउट लाइक, क्योंकि उन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखी। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट एविडेंस? जो आप इस चीज इस मिसाल को आप नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस फॉर एब्सेंस के लिए यूज कर रहे हो, इस मिसाल में प्रॉब्लम क्या है? आप एक नोट कर सकते हो कि आपने एग्जांपल ली ट्रेन की और आपको एक्चुअली पता है कि ट्रेन एग्जिस्ट करती है, राइट? द ट्रेन एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियलिटी और उसकी एविडेंस है इन रियलिटी, इंपेरिकल एविडेंस है ट्रेन की। अब जो दूसरी पार्टी है उसके पास इंपेरिकल एविडेंस नहीं है ट्रेन की, तो इसलिए अंटिल ही रिसीव्स दैट एविडेंस वो उसको ना एक्सेप्ट करना इज कंप्लीटली लॉजिकल, ठीक है? लेकिन can the evidence, empirical evidence for the train be provided? Yes, because it can be provided because it actually exist करती है ट्रेन रियलिटी के अंदर। अब उसको जब आप अपने उस मजहब के अंदर ये वाला लॉजिक लगाते हो तो आप कहते हो कि गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है? आप बोल रहे हो कि एक्सेप्ट करो ऐसी चीज इसका एविडेंस नहीं है। जब दूसरा बंदा कहता है कि भाई क्योंकि एविडेंस नहीं है मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो आप कहते हो ओ एविडेंस ना होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, ये तो मतलब नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इज देयर any sort of empirical or even other type of information that can show proof कि भाई ये जो चीज जिसकी तुम बात कर रहे हो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है? ट्रेन तो आप कह सकते हो कि अच्छा तुम्हें नहीं समझ आ रही कि भाई ट्रेन किस तरह चल सकती है विदाउट फ्यूल। आप फॉर एग्जांपल उस एक बंदा जो नहीं बिलीव कर रहा उसको आप रूडिमेंटरी तरीके से अगर शुरू करो एजुकेशन उसकी सिखाओ, ये लिखना पढ़ना ये ऑल द वे आगे करके, अच्छा भाई मेटल इसे कहते हैं, इस तरह हम लोगों ने ये बनाया, करते करते आप पूरा एविडेंस दे सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो टू शो एग्जैक्टली हाउ द ट्रेन
exist, और आपने अगर visual evidence देनी है, आप उसको दिखा सकते हो train, right? You can actually show the train. But how does that example work when it comes to supernatural entity? आप उसको supernatural entity किस तरह दिखाओगे? नहीं दिखा सकते. तो आप किस तरह मैच कर रहे हो ये वाली एग्जांपल उस वाली एग्जांपल के साथ? क्या क्या ख्याल है आपका? वेलकम फिलो एंड वेलकम रुस्तम. आवाज आ रही है? Yes, hello, hi, how are you? गुड गुड गुड. जैसी ना मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है. देसी सॉरी, हाँ मैं थोड़ा बाहर निकल गया था ऐड होने के बाद. नो हाउ प्रॉब्लम. यू? गुड गुड गुड. या बड़े अरसों बाद आपकी स्ट्रीम हुई, मैंने कहा फिर आना मैं चाहिए. आज काफी दिनों से मैंने नहीं किया था, आज मैंने कहा चलो छोटी सी स्ट्रीम कर ही लेते हैं, देखते हैं थोड़ा चलो सा गुड, इससे. महफिल अच्छी जम गई है. तो फिर मैंने बोला थोड़ा सा जब तक लोग नहीं आते इस वाली थोड़ी लॉजिक की जो दो थी इस पे थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, देन विल गो बैक टू द टॉपिक ऑफ द थिंग के अल्लाह का मास्टर प्लान क्या है फॉर दिस होल वर्ल्ड. राइट. ये मुफ्ती साहब का कल की स्ट्रीम में था ये, राइट? जी जी. मैंने हल्का थोड़ा बहुत सुना था, फिर उसके बाद कहीं और बिजी हो गया था बेसिकली. पर चलिए कैरी ऑन करिए, चलें, फिर ठीक कुछ है. पॉइंट व्हाट आएगा डू यू तो. थिंक रुस्तम के ये एग्जांपल जो उन्होंने दी है वो सही मैच करती है? नहीं, मैं बल्कि अभी जब आप बात कर रहे थे तो लॉजिक 101 देख के मैं यही सोचा था जो उन्होंने स्टार्ट किया, मैं सोच ही रहा था, तो वही बात आपने कर दी थी. इट डजंट, मतलब ये बड़ी सिंपल सी आपको लॉजिक नज़र आती है जो आपको फौरी अंदाज़ा हो जाता है कि ये कहाँ से आ रही है. मतलब एक ऐसा दिमाग या एक ऐसी सोच से आ रही है जो एक ऑलरेडी एक अनसीन, एक इलॉजिकल एंटिटी या एक चीज़ पे बिलीव करते हैं जिसका खुद कोई एविडेंस नहीं है. ठीक है, अभी जो ये ट्रेन वाली है, ठीक है, ट्रेन तो शायद मैं कहूँ कि उसका कोई एविडेंस होगा. अगर इस दुनिया में किसी ने ट्रेन नहीं देखी तो बाकी जगहों पे ट्रेन एग्जिस्ट करती है, उसको ढूंढा जा सकता है या उसके बारे में बात की जा सकती है, उसको रैशनलाइज किया जा सकता है. लेकिन एक ऐसा शख्स जो इस ऑलरेडी इस माइंड सेट पे है, जो कि एक अनसीन जो है एंटिटी पे बिलीफ रखता है, ठीक है, उसके बारे में वो ये फिर मालूम वो आर्गुमेंट ये दे रहा हो कि जी उसको हम ट्रेन वाली से, जो कि एक एक डिफरेंट कैटेगरी आई वुड से कि वो एविडेंस जिसमें आती है, ये बिल्कुल एक गलत जो है वो उसका मुकाबला कर रहे हैं या उसको कंपैरिजन कर रहे हैं. ये यहाँ फिट नहीं होती. फिट नहीं होती. चलें नहीं. ये है कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं. मैंने अभी दूसरी बात जो कही कि अगर आपके पास इस बात का यकीनी इल्म है कि कोई चीज मौजूद नहीं है, हाँ, तो अब उस यकीनी इल्म का ऑनर किया जाएगा, उसको ओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अब ये इस पे मैं पहले भी तबसरा कर चुका हूँ मुफ्ती साहब का. डू यू अंडरस्टैंड मुफ्ती साहब का क्लेम क्या है कि प्रूविंग द नेगेटिव इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रूविंग द पॉजिटिव? ये आपने नोट एक्चुअली इट्स कॉल्ड शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली. बिल्कुल. लेकिन इसको वो शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन ऑफ द प्रूफ करने के बजाय उसका नाम ही उन्होंने बदल दिया कि आपके किसी चीज के ना होने की पहले आपको दलील देनी चाहिए. बनिस्बत जो क्लेम किया जा रहा है उसकी दलील आपने प्रोवाइड करनी है. उसकी दलील के ऊपर फोकस करने के बजाय किसी चीज के ना होने की दलील देना मोर इम्पोर्टेंट है. लाइक डज ही नॉट रियलाइज द शिफ्टिंग द बर्डन वाली सिचुएशन लॉजिक में फिट ही नहीं होती. लाइक जो पॉजिटिव क्लेम है उसको आपको प्रूव करना पड़ता है. यू कैन नॉट प्रूव अ नेगेटिव. ऑन मोस्ट ऑफ द केसेस आप नेगेटिव को प्रूव नहीं कर सकते, आपको हमेशा पॉजिटिव को प्रूव करना पड़ता है. नहीं, नेगेटिव सर्टन प्रूफ किया जा नेगेटिव हो सकता है, सकता है, पर वो सर्टन इस केस में उस नहीं केस में लागू नहीं. होगा, इस केस नेगेटिव में इस नहीं लगेगा वो, राइट? नेगेटिव उस सूरत में प्रूफ किया जा सकता है जिसमें उस चीज के बाय डेफिनेशन वो वही है. जैसे कि नेगेटिव प्रूफ किया जा सकता है कि अगर कोई बंदा बैचलर है तो वो मैरिड नहीं है, वो मैरिड नहीं हो सकता अगर वो बैचलर है. व्हाई? बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ बैचलर इंटेल्स दैट ही इज नॉट a married person, right? The definition of the word bachelor negates the fact that he's a married person. That is why उसके definition के अंदर ही negation है, इसलिए आप negative proof कर सकते हो कि he is not married. Why? Because he is a bachelor, right? That's how you prove a negative, because even in that case you're proving a positive by proving the positive you're negating the negative part. Okay, yes, he is not a married person. That's how it would work. But किसी ने अगर क्लेम किया भाई तुमने मर्डर किया, नहीं, पहले तुम प्रूव करो कि तुमने मर्डर नहीं किया तभी तुम्हें इनोसेंट माना जाएगा. नहीं, पहले माना जाएगा कि तुमने मर्डर नहीं किया. जो क्लेम कर रहा है कि तुमने मर्डर किया है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूफ करे कि तुमने किया है मर्डर. यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू प्रूव कि तुमने मर्डर नहीं किया. बट
इनकी जितनी मैंने पहले भी सुना है और अभी इसके एग्जांपल में भी, he is focusing के no, you have to show that this doesn't exist first, then we can worry about the actual positive claim. इसमें एक किया मुझे जाएगा, खराबी उसको ये रिकॉर्ड किया जाएगा। उसकी एक मिसाल ले लें। मिसाल ये है कि एक आपने सेकंड, मसलन गो अहेड, कुछ कह रहे थे? नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा था कि इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस की ना, मुझे भी पहले बड़ा शौक होता था बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म की जो है ना एविडेंस देने की, जब मैं एक बिलीवर था। लेकिन बाद में मैंने सोचा ये अगर खुदा एग्जिस्ट करता उसके लिए ये बहुत आसान है अपनी प्रेजेंस को शो करना। वो ये जो हमें इतने डीप और ये कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट्स में जाने की जरूरत ही ना पेश आए, इतने झगड़े हो ही ना। अगर एक खुदा इस तरह का एग्जिस्ट करता, वो कहेगा तंग आके यार ऐसी मेरी एग्जिस्टेंस पे ऐसी झगड़े हो रहे हैं, मार कुटाई दंगा फसाद हो रहा है, मैं जाके कोई ऐसा काम करता हूँ दुनिया को पता चल जाएगा आज ही मैं हूँ। सिंपल इज दैट। बिल्कुल। सो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना, ये इटसेल्फ मुझे लगता है कि एक आर्गुमेंट इनके खिलाफ है, जो ये सारे देने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक ऐसी एंटिटी के खिलाफ जाती है कि जो बकौल इसके बड़ा एक रैशनल और समझदार और इंसानों से पता नहीं कितना लाख गुना ज्यादा अक्लमंद है। जब हम इंसान इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर कह सकते हैं कि भाई इसका बड़ा सिंपल सा एक सोल्यूशन है, तो वो भी सोच सकता होगा। तो अगर ऐसा नहीं आ रहा तो इसका मतलब एक सिंपल सा ही है। जैसे भी आपने मिसाल दी ना कि अगर आप शादीशुदा है तो आप बैचलर नहीं हो सकते, तो मुझे ये लगता है कि ये आर्गुमेंट भी वही है कि चूंकि हम इतने सारी कॉम्प्लिकेशन को देख के ये कहते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। इस कॉम्प्लिकेशन के ऊपर बेस में कह सकता हूँ कि इतना झगड़ा जो होता है उसकी बेस में कह सकता हूँ कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वरना वो जरूर इसमें दखल अंदाजी करता और कुछ होता है इसके। क्योंकि इतनी सारी दुनिया में चीजें हैं जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। भाई मून एग्जिस्ट करता है, ओके, कोई आर्ग्यूमेंट है इसके पास? किसी लोगों के पास आर्ग्यूमेंट नहीं। ओके, सन एग्जिस्ट करता है, ओके, वाटर की ये प्रॉपर्टी है, ये लाइक देयर so many things जो पॉजिटिव क्लेम्स है एंड दे आर कंप्लीटली यूनिवर्सल, जिसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाई इज गॉड, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला है, इज द मोस्ट knowledgeable, why can't he provide a proof which is universal for the humans to accept? Why? It's not impossible for him, right? He's all knowing, all powerful. So why so many loopholes? इतना jumping through hoops क्यों करना पड़ता है just to prove evidence of your God that you claim exist but has no actually evidence for it? मुंबई से दिल्ली का सफर शुरू किया और सफर करने के बाद आपने जब अपनी मंजिल पर पहुंच गए, आप दिल्ली पहुंच गए, तो आपने बहुत लंबी हाँकी। आपने कहा कि ये जो ट्रेन है ना, ये एक ही लम्हे में मुंबई से दिल्ली पहुंच जाती है। तो जो साथ वाला मुसाफिर था जो आपके साथ आया था, वो क्या कहेगा कि भाई मियाँ क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं भी साथ में था, 12 घंटे लगे हैं, 14 घंटे लगे हैं, राजधानी एक्सप्रेस भी बड़ी तेजी के साथ चले तब भी इतना टाइम लेती है, तो क्यों क्यों हाँक रहे हो कि एक ही लम्हे में हम इधर से उधर पहुंच गए, जहाज में नहीं पहुंच पाते? तो अब ये जो उस आदमी ने इंकार किया, तो एविडेंस न होने की वजह से इंकार नहीं किया, बल्कि एविडेंस होने की वजह से इंकार किया। और वो इंकार ये था कि भाई, वो एविडेंस ये था कि मैंने खुद तजुर्बा किया है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में मैं कह रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक ये है कि किसी चीज के वजूद को ना समझना, और एक ये है कि आपके पास यकीनी और डेफिनेटिव नॉलेज हो कि वो चीज मौजूद नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों के दरमियान कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। वो मिसाल ये है, दो मिसालें दे देता हूं इस्लाम से। मसलन एक मुसलमान का, अब ये देखें, जैसे एक मिनट, हाँ, गो अहेड। वही मिसाल जो पहले उन्होंने दी थी, उस पर भी तो यही बात अप्लाई हो सकती है कि जब उसने अपने तजुर्बे के मुताबिक ये कहा था कि ऐसी कोई ट्रेन हो ही नहीं सकती, या ऐसी ट्रेन होती ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं ऐसी होती जो, या ट्रेन जैसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसी तरह की लॉजिक उसने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहा, और अभी भी वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा है कि ट्रेन इतनी तेज नहीं चल सकती। तो दोनों के में क्या फर्क है? मुझ पर तो ऐसी कोई, मुझे तो इसमें वाज़ेह नहीं है कि उनकी पहली और दूसरी चीज में ऐसे क्या फर्क था। आपके ख्याल में क्या बात, ऐसा ही है? ख्याली बिल्कुल सही बात पकड़ी। यही मैं भी कहने वाला था कि ये जो एग्जांपल है ना, इसमें ये तो इसमें बिल्कुल पलट गए मुफ्ती साहब अपने इससे। वो जो एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस वाला जो है वो जुमला वो भूल ही गए बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है? बिल्कुल, मैं यही बोलने वाला था। अब दूसरी चीज दूसरा पॉइंट इसमें जो है वो ये है कि ये जो एविडेंस है, अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये दो ही बंदे हैं, राइट? अब इसमें से कौन सही कौन गलत है ये कैसे डिसाइड होगा? नहीं मालूम चल सकता, राइट? हम क्यों बिल्ड करते हैं ये केसेस? बेस्ड ऑन इंडक्शन। हमारे पास डेटा है कि ट्रेन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकती, राइट? सो दैट इंडक्टिव डेटा, दैट ऑल दैट वी हैव, दैट्स व्हाट वी यूटिलाइज, राइट? तो इस केस में इन्होंने वो तो बड़ा अच्छे से यूज कर लिया, पर जब वो एब्सेंस ऑफ एविडेंस वाले जब केस पे जा रहे हैं, तब वो सारा इंडक्टिव डेटा जो है वो गया रद्दी में, बेसिकली वो है उनका।
हाँ, वैसे ये अच्छा ख्याली पलाव ने पॉइंट नोट किया है कि पहला जो एविडेंस इन्होंने बोला, नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस फॉर एब्सेंस। इस वाले एग्जांपल में तो बिल्कुल ही ऑपोजिट चले गए। भाई एविडेंस है हमारे पास कि भाई ट्रेन्स डोंट ट्रैवल दैट वे एंड ऑल दैट, तो दूसरा बंदा जो नेगेट कर रहा है कि भाई इस तरह ट्रेन इस तरह नहीं जा सकती, वी हैव एविडेंस फॉर इट। तो ये वाला जो बोलना कि भाई लैक ऑफ, आई थिंक द एग्जांपल डजंट इवन फिट द पॉइंट नंबर 1 जो कह रहे थे, नो एविडेंस इज नॉट द absence of evidence, उसके साथ ये वाला एग्जांपल फिट ही नहीं करता। बट द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये फॉल्टी एग्जांपल देने के बाद गेस व्हाट, ही जंप स्ट्रेट टू इस्लामिक इस एग्जांपल। बात के ऊपर ईमान होना जरूरी है कि पुल सिरात देता हूं मैं आपको, वो मिसाल ये है, 2 मिसालें दे देता हूं इस्लाम से। मसलन एक मुसलमान का इस बात के ऊपर ईमान होना जरूरी है कि पुल सिरात मौजूद है कि जिस पर से गुजर कर जन्नत में जाए। ओके, एक मुसलमान का इस बात पे ईमान होना जरूरी है। हाउ डज दैट हैव एनीथिंग टू डू विद लैक ऑफ एविडेंस के ऊपर? देखते हैं जो एग्जांपल दे रहे हैं। जाएगा, जो लोग गुनहगार हैं, ये जो काफिर हैं, वो कट कर नीचे गिरते रहेंगे। इसी तरीके से इस बात पर ईमान जरूरी है कि एक दिन यौम जजा है कि जिस दिन स्केल अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायम करेगा, जिसको मीजान कहते हैं, और अमाल का हिसाब व किताब होगा। इस बात पर ईमान भी जरूरी है कि जन्नत मौजूद है, जहन्नम मौजूद है, जन्नत के अंदर एक मोमिन को जाना है, जहन्नम में खुदा के मुनकिर को जाना है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं इन चीजों को नहीं मानता, तो क्यों नहीं मानते? क्या आपके पास इस बात की डेफिनेटिव नॉलेज है कि ये चीजें मौजूद नहीं है? अगर है तो वो पेश करें, क्यों नहीं? ये नोट करेंगे। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं इन चीजों को नहीं मानता, तो क्यों नहीं मानते? क्या आपके पास इस बात की डेफिनेटिव नॉलेज है कि ये चीजें मौजूद नहीं है? अगर है तो वो पेश करें। बूम, शिफ्टिंग द वर्ड। ये नोट किया आपने? हाँ, लेकिन एक सवाल मैं हाँ। एक सवाल इसे पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा ईमान का हिस्सा है, और जी हाँ। ईमान का मतलब ये है कि वो एक ऐसी चीज से बिलीव करते हैं जिसका कोई फिजिकल एविडेंस है ही नहीं, इसीलिए वो उसको ईमान कहते हैं ना। तो हाँ, ये जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि खुद मान रहे हैं कि हाँ इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर हमसे तवक्को रख रहे हैं कि हम उसका एविडेंस दें कि नहीं वो, मतलब इट्स, आई डोंट अंडरस्टैंड No, दीस but गाइस। हाँ, बात करते हुए but इनको जरा भी नहीं, पता नहीं चलता क्या बात do कर you रहे हो। notice the fact that पहले ही जुमले में कह रहे हैं कि ये हर मोमिन का ईमान का शायद, like ईमान मतलब belief based on no evidence, right? faith का हिस्सा है, faith is Exactly. accepting something। और फिर सेकंड जुमले में कह रहे हैं कि you have to prove that this doesn't exist, like the burden of proof is on you to show us that this doesn't exist। इनसे इनको एक मेरे बड़ा ख्याल में लफ्ज fundamental ईमान का, सवाल है। इनको एक लफ्ज सेकंड, ईमान का जो है ना असल में मतलब नहीं पता। यहाँ पर इनको रोक के पूछना चाहिए तो सर, इससे पहले कि आप आगे जाए, आप ज़रा ईमान का तर्जुमा करते हैं या हमें उसकी बता दें इसका मतलब क्या होता है। राइट। जब उनको ये पता चलेगा ईमान का मतलब ये कि एक ऐसी चीज़ पे यकीन रखना है जिसका कोई इस इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट जिस पे ये बात करें जिसका कोई सबूत नहीं है, तो आप हमसे कह रहे कि एक ऐसी चीज़ जिसको आप मानते कि कोई सबूत नहीं है, अब हम उसके खिलाफ सबूत दें कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि खुद मान रहे कि अपने अल्फाज में कि एग्जिस्ट नहीं करता, फिर मुझसे कह रहे हैं नहीं मैं उसको और साबित करूँ एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बाद भी हमसे बहस करेंगे। मैं अगर मेरे ज्यादा बाल होते ना तो मैं अपने बाल पकड़े कहते था। इस वक्त गर्मियों की वजह से छोटे हैं तो मैं नहीं कर सकता अभी। इसमें एक बहुत फंडामेंटल सवाल जो है ना, वो ये है कि ये ईमान पे पहुंचे कैसे? थियरी ऑफ नॉलेज के हिसाब से इनकी क्या एपिस्टेमोलॉजी है बेसिकली उस लेवल तक, ईमान के लेवल तक पहुंचने के? अगर आप उस पे जाओगे ना, आपसे डिस्कस तो किया है इन्होंने और आपको पता है इनका एपिस्टेमोलॉजी क्या है। नहीं, अगर आपने इनकी एपिस्टेमोलॉजी के बेसिस ही डिफरेंट है। क्योंकि अगर सिर्फ ईमान है तो ईमान कहाँ से बिल्डअप हुआ? कहीं ना कहीं तो आपने वो नॉलेज कहीं से लिया है, राइट? कहीं तो उसकी आपने उसकी बेसिस है, राइट? चाहे वो अपनी सोसाइटी से ली हो, चाहे फैमिली से ली हो, चाहे अपने टीचर्स से ली हो, जिससे भी ली हो आपने, राइट? कहीं ना कहीं तो वो बिल्डअप हुआ है, राइट? आप पैदाइशी तो आप ईमान लेके नहीं पैदा हुए थे, राइट? हालांकि वो एक पोजीशन हो सकती है, राइट? पर अगर ऐसी पोजीशन है कि हाँ आपका ईमान बिल्डअप हुआ है, तो कहीं ना आपने ये इंडक्टिव रीजनिंग, कहीं ना कहीं आपकी रीजनिंग उसके बीच में आई होगी, तब आपने अपना ये ईमान बिल्डअप किया है, राइट? तो ये मेरे ख्याल से ये सेल्फ रिफ्यूटिंग आर्गुमेंट है मुफ्ती साहब की। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर इतना क्लैरिफिकेशन देखिए, मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब देखिए एक आपकी आवाज ठीक आ रही है? नहीं आवाज कट रही है आपकी। ओके अच्छा, हाँ थोड़ी बेहतर हुई। हाँ बोले। अब ठीक है? हाँ नहीं, अभी ब्रेक हो रही है, ख्याल ही ब्रेक हो रही है, लेकिन लाइक माइक से थोड़ा सा मुंह हटा के बात करें तो मे बी इट विल बी क्लियर। ओके, अब सही है?
सॉरी नहीं, मैं थोड़ी बेहतर है, थोड़ी बेहतर है। नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल मुफ्ती साहब जो कहना चाह रहे हैं, और थोड़ी सी अपनी अगर वो बात आगे जो मैंने वीडियो देखी है तो उसमें आगे जो अभी जो ये बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में वो ये कर रहे हैं कि आप जन्नत को उन्होंने अल्फाज तो ये इस्तेमाल किए हैं कि हम जन्नत को नहीं मानते, अ, वो उसको इक्वेट करते हैं इस बात से कि हम जन्नत को रिजेक्ट करते हैं। दोनों हाँ बातें डिफरेंट है, लेकिन मेरे ख्याल है मुफ्ती साहब ना इस बात को वही समझते हैं कि जैसे कोई शख्स कहे कि मैं नहीं मानता, उसका मतलब ये है कि मैं जन्नत का इनकार करता हूँ। ये दोनों डिफरेंट हाँ बातें हैं, मुफ्ती साहब बिल्कुल इसको इक्वेट बिल्कुल करते हैं। that's a good point, that's a good point because I think this is very fundamental, ये वाली चीज बहुत फंडामेंटल है क्योंकि इनको और आई थिंक इसका ये कैसर राजा भी इसी तरह पे बात करते हैं, इनको जो एक्चुअल जो पोजीशन है एथियज्म की या एग्नोस्टिक की जो पोजीशन है वो ही नहीं समझ आती कि it is not a denial for that, it is saying that we don't believe it because the evidence doesn't match the claim. The pure answer is only कि भाई we are not saying that it doesn't exist and we have proof that it doesn't exist. We are saying कि the evidence that you are providing does not match your claim. आपके claim के साथ जो आप evidence दे रहे हो वो उस claim को validate नहीं कर रहा। इतना सा सिंपल सा क्लेम है, वरना ये क्लेम नहीं है कि हम कह रहे हैं नहीं है भाई, हम कह रहे हैं नहीं है, हम कह रहे हैं वी आर नॉट कन्विंस्ड बाय योर एविडेंस, द एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट। ये क्लेम है और उसकी एथियज्म का उसकी या बेसिस पे जो है कैसर आपने साहब भी हमसे करते हैं, ये गलती कैसर साहब भी करते हैं, मुफ्ती साहब भी करते हैं कि जब कोई कहता है ना आई डोंट बिलीव इन गॉड, वो इसका मतलब समझते हैं कि आई बिलीव दैट देयर इज नो गॉड। ये दोनों राइट, डिफरेंट स्टेटमेंट बट हैं। द एक थिंग इज एक इनकी ऑडियंस नहीं समझती है, स्टेटमेंट ऑफ इनकी नॉलेज ऑडियंस नहीं समझती, ये नहीं लोग तो समझ समझते। आई एम 100% श्योर मुफ्ती साहब अंडरस्टैंड्स द डिफरेंस, इवन कैसर राजा अंडरस्टैंड्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्लेम्स, बट आई उनको डोंट थिंक देयर ऑडियंस अंडरस्टैंड्स द डिफरेंस के भाई जो एथियज्म है इट इज नॉट अ बिलीफ सिस्टम, इट इज जस्ट अ नेगेशन ऑफ अ क्लेम, दैट्स ऑल इट इज। एक्चुअली एक चीज, एक बात क्लियर कर देता हूँ। ये अपने कैसर भाई जो है ना, उनको करीब करीब नहीं 2 महीने लग गए वो डिफरेंस समझाने में। मेरे ख्याल पाक पंजाबी ने जाके उनको बताया था एग्नोस्टिसिज्म की क्या डेफिनेशन होती है, ओह राइट? आई और रिमेंबर, वो या 2 डेफिनेशंस जो हैं वो उनको एटलीस्ट कहने में कि हाँ भाई सामने वाला सही है, 2 डेफिनेशंस हैं। नहीं तो अदरवाइज उनके जहन में जो है वो सिर्फ एक ही डेफिनेशन थी हमेशा से। वो ये कहते हैं कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोएबल बेसिकली, अननोएबल, वो अननोएबल। नहीं हाँ लेकिन अब अननोएबल, वो कहते हैं अननोएबल, वो ये उसका बोले कैसे सॉरी, हाँ नहीं, वो नहीं अननोएबल। करना चाहिए, सॉरी। दिस इज शर्म मॉक समबडी, माय नहीं नहीं, अपॉलजीज कैसर भाई। हम लोग ऐसे लाइट हार्टेड तरीके कह रहे हैं कैसर साहब, हाँ, वी रिस्पेक्ट योर conversation, we are not saying it as a derogatory thing, we are just being a little light hearted about it, but it's nothing personal about the person, but anyway I think that's a very good point, लेकिन इन्होंने let's say और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं इसका कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है, तो आपके पास उसका एविडेंस नहीं है, किसी चीज का एविडेंस ना होना उसके न होने का सबूत नहीं है, नो एविडेंस। so now you understand why that number 1 point was the most important logic point to start with, not the law of contradiction, not the law of excluded middle, वो सारे laws of logic के साथ start करना क्यों नहीं जरूरी, इसलिए क्योंकि this point is the real important thing for the moment, that you have to accept Jannah, Dozak, you have to accept Pul Sarat and all that. Why? Because you would physically, you literally don't have actual evidence for it. So since you have to accept it, that's why the laws of logic का number 1 point is the most important point जो इन्होंने लिखा है. इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। दूसरी ना, सॉरी मैं एक पॉइंट ऐड कर लूं। ये जो पॉइंट है, मेरी आवाज ठीक आ रही है? बार बार मुझे पूछना पड़ेगा। बेहतर बेहतर देखिए सही आ रही, मैं सही आ रही, बोलो। पॉइंट ऊपर रखना चाहूंगा एज अ काउंटर। ये जो इन्होंने पॉइंट रखा हुआ है, जो बल्कि बुनियाद है सॉर्ट ऑफ 2 पॉइंट्स में से एक पॉइंट कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। तो अगर मैं इनके ऊपर ये बात लगाऊं कि देखिए ये अक्सर मुसलमान और इनकी दावे की अक्सर बुनियाद भी ये होती है कि हुजूर ने कभी झूठ नहीं बोला, वो कभी बिल्कुल झूठ नहीं। तो बात ये है कि ये जो है ये किस बुनियाद पर कहते हैं कि लोगों ने कहा कि नहीं ये कभी झूठ नहीं, लोगों ने क्या कहा होगा, एक्सीलेंट पॉइंट, हमने यस, इनको बिल्कुल एक्सीलेंट कभी झूठ पॉइंट। बोलते नहीं पाया। तो अगर इन्होंने कभी झूठ बोलते नहीं पाया तो ये इस चीज का एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है, आपकी राइट, यही बात, ये जो आपने पॉइंट रखा हुआ है ना लॉजिक 101, यही लॉजिक 101 हम अप्लाई करेंगे कि कर सकते हैं आपके नबी पर कि अगर आपके पास उनके झूठ का कोई एविडेंस नहीं है या सहाबा के पास नहीं था या उनके जमाने के लोगों का जिनकी टेस्टिमनी आपके पास मौजूद है,
उनके पास एविडेंस नहीं था उनके झूठ बोलने का, इससे ये साबित नहीं होता कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। नहीं बोला, तो एग्जैक्ट। आपकी ये लॉजिक ऊपर भी अप्लाई होती है। लेकिन राइट, हाँ, इसमें मेरे साथ मेरे इसमें मेरे एक प्रॉब्लम इसमें सिर्फ ये है, आई एम सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, हाँ हाँ कि ये जो जब इस्तेमाल करते हैं ना लफ्ज़ ईमान का, तो मुझे उसी ईमान के ऊपर जो है ना बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इस्लाम के अंदर सिर्फ आपने ये नहीं करना कि जी आई जस्ट बिलीव इन अल्लाह और गॉड। मुझे ईमान होना चाहिए एंजल्स के ऊपर, मेरा ईमान होना चाहिए डिवाइन बुक्स के ऊपर, मेरा ईमान होना चाहिए प्रॉफिट्स पर, मेरा ईमान होना चाहिए जन्नत वो डे ऑफ जजमेंट पर, मेरा जो है फिर सबमिशन और ओबीडियंस पे होना चाहिए। मतलब मैं किस किस चीज पे, तो ये तो फिर इनको सब कुछ जो है वो उसके एविडेंस देने पड़ेंगे, किसी एक में भी फेल हो गए तो ये जो सारा ईमान वाला चक्कर है ना ये खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे इनकी बेसिस पे मुझे हमेशा गुस्सा चढ़ता है जब ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना ईमान, तो मुझे लगता है इनको इसका मतलब ही नहीं आता। बाकी तो लॉजिक आप छोड़ दें कि वो तो लॉजिक उस वक्त हो ना जब उसके अंदर कोई लॉजिक मौजूद है, जब इनकी अपनी लॉजिक में लॉजिक नहीं है तो मैं फिर कैसे उनके साथ आके डिस्कस करूं। तो इसलिए मुझे कई दफा जो है ना मैं इनकी इन चीजों से अवॉइड करता हूँ डिस्कशन करना। मेरे में शायद इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी देसी नहीं आप लोगों में है, क्योंकि नहीं, आप फिर टू भी बी कोशिश ऑनेस्ट, करते हैं नहीं इनको। नहीं, जस्ट टू लेट यू नो, जो अभी इस वक्त पैनल पे बैठे हैं दे ऑल अंडरस्टैंड। भाई हम लोग पर्सनली मुफ्ती साहब को कुछ नहीं कह रहे, आई मीन वी आर ओनली क्रिटिकिंग हिज पॉइंट्स, जो उन्होंने पॉइंट्स लेके आए उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई एम नॉट बीइंग पर्सनल टू एनीबॉडी, ना तो आई एम नॉट अटैकिंग दैट पर्सन एज अ पर्सन एंड नाइदर एम आई अटैकिंग यू नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन। मैं ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस कि भाई उन्होंने जो बात की है वी आर ओनली डिस्कसिंग द लॉजिक ऑफ हिज बात एंड द रैशनैलिटी ऑफ व्हाट ही इज सेइंग। अब जो इन्होंने अभी एग्जांपल दी थी कि भाई हजूर झूठ नहीं बोलते थे क्योंकि बिकॉज वी हैव अ लैक ऑफ एविडेंस। आप अगर इतना दूर भी नहीं जाना, आप ये वाला जो रूल इन्होंने बनाया है, लैक ऑफ एविडेंस does not mean absence of that I mean evidence of absence। ये रूल तो फिर आप literally किसी भी चीज पे लगे, you know, because we don't have any actual evidence of Ram, maybe Ram existed as a god, okay, we don't have any example evidence for a pink elephant on Mars, we don't have any evidence, but that doesn't mean there's not a pink elephant on Mars। अगर आप इसको बिल्कुल ad absurdum पे ले जाओ, anything can be claimed because if you don't have an evidence for it, and you can say the same thing कि भाई that doesn't mean it doesn't exist। yeah, but एक point पे आपको you have to understand कि भाई it is more important to show the evidence for that thing than to hold on to that little स्पेस, छोटी सी आपने जो स्पेस अपने लिए बना ली है कि भाई क्योंकि उसका एविडेंस ना होने की वजह ये थोड़ी कि इट डजंट एग्जिस्ट, उस स्पेस में आप अपनी पूरी बुनियाद कायम कर रहे हो कि क्योंकि यू डोंट हैव एन एविडेंस फॉर इट और उसको डिसमिस नहीं कर सकते बिकॉज यू कैन डिसमिस इट। आपने पूरी बुनियाद इस पे, इसका मतलब फिर जन्नत भी एग्जिस्ट करती है, वो भी एग्जिस्ट करती है, पुलसरात भी एग्जिस्ट करता है, ये भी सारा एग्जिस्ट करता है। ये सारा स्ट्रक्चर आपने किस स्पेस में बनाया है, वो छोटी सी जो आपको गैप मिला हुआ है लॉजिक के अंदर कि हाँ भी आप कंप्लीटली डिसमिस नहीं कर सकते लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, आपने उस छोटे से स्लेवर पे अपनी पूरी बुनियाद खड़ी की हुई है। बल्कि देसी ये जो रूल है ना, ये जो ख्याली ने जो बात कही ना, वो बिल्कुल हुजूर के ऊपर तो ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करता है। और उसका रीज़न ये है कि अगर आप ए प्रायोरी इंफॉर्मेशन देखें तो पीपल लाई, राइट। अब अगर आपको वो प्रूव करना है कि वो कभी ज़िंदगी में नहीं किसी ने लाई किया है, तो आपको उसकी लाइफ का एक-एक लम्हा आपके पास होना चाहिए कि इसने किसी भी एक-एक लम्हा, एक-एक बंदा जो उसके कॉन्टैक्ट में आया है, उससे आपको मालूम करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि सिर्फ़ आपने 1000 चेन ऑफ नैरेटर्स ले लिए, उनमें से जो सहाबी थे या जो भी उनके ठीक है, उनसे आपने इन्फॉर्मेशन ले ली और कह दिया कि नहीं ही नेवर लाइड, या उनके जो ओपोनेंट्स हैं। मतलब सेंस नहीं बनता, राइट। अब जिस चीज का ये बता रहे हैं खुदा का, उसके लिए अगर आप उसको दोनों को इक्वेट करोगे तो बिल्कुल बहुत ही दोनों अलग एप्पल्स टू ऑरेंजेस हो गए ऑलमोस्ट प्रीटी मच। आई थिंक इस वाले एग्जांपल में आई थिंक फौजी सीरियल और मे बी खाली पुलाव इनके बारे में थोड़ा सा मोर नॉलेज हो। डोंट यू रिमेम्बर जब गजवा हुआ था, जब मक्का के ऊपर अटैक करने हजूर निकले थे, ही सेंट फॉल्स इंफॉर्मेशन आउट टू द एनिमी टू टू लेट देम नो कि हम लोग दूसरी साइड से आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का कोई इंसिडेंट है जिसके अंदर पूछा गया था व्हाई, इट्स लाइक ओ जंग के अंदर यू कैन डिसीव द एनिमी, इट इज पार्ट ऑफ द वॉर। सो इट्स नॉट दैट कि भाई उनकी तरफ से कभी भी लाई करने का एग्जांपल नहीं आया,
अगर आपने अपनी एनिमीज को false information भेजी है, would that not be considered lying in a way? मैं भी आपको 1 मिनट में आप अपनी बात बिल्कुल कंटिन्यू करें, मैं एक हदीस शेयर करूंगा सही बुखारी की, उससे आपको समझ आ जाएगा ये जो आपने सवाल किया ना उसका बड़ा अच्छा जवाब मिल जाएगा। Like अगर आप ideally इस तरीके से बोले वो कि he never lied ever in his life, then like even the example of sending false information to the enemy to distract them so that you're attacking from the other side, not this side, would be considered lying, but justified lies in a way. आप असल में मेरा ठीक ख्याल कह रहे हैं हदीस आप। है और कि जंग धोखे का नाम है, तो मतलब जंग में धोखा इसलिए इस्लामी उसूलों के मुताबिक भी जायज़ है और बिल्कुल आई थिंक आपका पॉइंट वैलिड है कि ये यानी कॉमन झूठ सेंसिकल आउटसाइड ये कहना कि उन्होंने नहीं बोला, इसका एविडेंस मौजूद है। चीज है। ये पहली मिसाल मैंने आपको ठीक कह इस्लाम रहे से हैं दी आप। है, और दूसरी वो मिसाल मैं आपको जो जहाँ पावर वेयर द पावर लाइज, वहाँ पे इसी तरह की चीजें कोट की जाती हैं। एक तो ये बात या होगी। इस सब्जेक्ट पे जो अभी जो ये चल रहा है ना, मैं शुरू से देख रहा हूँ, तो एक दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस वो है जो ऑलरेडी ईमान रखते हैं और उनका ईमान जो है ना वो तरोताज़ा रखना है। ये चीज़ इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल, वी कीप दैट इन माइंड। ये हम आप नहीं है, हम तो ऑलरेडी जो है वो जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ We are उन लोगों lost के लिए causes. We are lost एग्जैक्टली causes. एग्जैक्ट ये वो है जिन जो ऑलरेडी इस तरह के अल्फाज, आप ये देखें जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही हैं जो वो पिछले हम 50 साल से सुन रहे हैं खुतबों में। एग्जैक्टली वही, कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ चेंज ये आया कि इस इन हजरत ने जो है वो एक पॉइंट लॉजिक वो प्रेजेंटेशन लगा लिया और उस पर लिख दिया जी लॉजिक 101। एक तो ये बात हो गई कि जी ये टारगेट ऑडियंस कौन है जो ऑलरेडी इस ईमान के अंधेरे में फंसे हुए हैं, वो है। दूसरा ये कि ये जो वो है किसी हजरत ने पूछा था कि ईमान का सोर्स क्या है। तो ईमान का सोर्स जो है वो यही मुल्ला हजरात हैं और ये एक विशेष सर्कल है। दिस ईमान का सोर्स और ईमान को ताज़ा रखना इट्स एन ऑन गोइंग एफर्ट कि जी इसको किसी भी तरह से इस सर्कल को कीप इट स्पिनिंग और रादर इसको व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, टू कीप दिस व्हील मूविंग। ये am I making sense? Yeah. यस No, बल्कि अच्छी बात की है। मैं इसको ये इसलिए कहूँगा कि ये सही कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब की जो तमाम तालीम है, हो सकता है जो इस्लामी तालीम है, उन्होंने पिछले किसी इस्लामी मुफक्किर की कोई तहरीर पढ़ी होगी, किताबें पढ़ी होंगी और उसके अंदर से उन्होंने अपनी ये लॉजिक जो है वो सीखी होगी और उस मुफक्किर ने हो सकता है उससे पहले किसी से सीखी हो। और ये अब चूंकि एक छोटा सा ग्रुप है, जैसे कहते हैं ना एको चैम्बर बना हुआ है इनका भी एक छोटा सा, ये उसी एविडेंस को जो उन्होंने सीखा थोड़ा सा ब्रांड न्यू चीज़ें देखकर जो आसपास हो रही होती है उसको इसमें ऐड करके ये फिर चीज़ें ले आते हैं, जो कि मेरा ख्याल है पहले भी बहुत दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है। और लेकिन नहीं अगेन रोशन सवाल शाह मेरा इन्होंने आपसे, आगे, अगर आप इसको इस वीडियो को आगे चल के देखेंगे ना, तो उन्होंने एक्चुअली, आई वाज थिंकिंग कि ये जो रूल्स और लॉजिक है ये अपनी तरफ से, इट्स एक्चुअली ये रूल्स और लॉजिक का नंबर 1 एंड नंबर 2 जो पॉइंट है, ही इज कोटिंग इट फ्रॉम अशरत अली थानवी की एक बुक है उसमें से। सो इट्स नॉट इवन अ फिलॉसफी की बुक या कोई और लाइक सेक्युलर बुक या कोई और लाइक एकेडमिक बुक से ये कोट नहीं करे रूल्स और लॉजिक। ये वाले जो रूल्स और लॉजिक है दे आर फ्रॉम द अशरफ अली थानवी की मैं एक वही कह बुक रहा है। था मैं वही कह रहा था कि जैसे अभी वो फौजी सीरियल कह रहा था कि इसने पिछले किसी से सीखा होगा ना, तो हाँ, ये जो थानवी की बुक से हाँ, ये कोट किया है। तो These थानवी are साहब the- ने भी इसी तरह किसी अपने पुराने जो है अपने बाबा जी से, वो जो हमारे इंजीनियर साहब कहते हैं किसी बाबे से सीखा होगा। तो ये सब वही चल रहा है। अब इन्होंने कुछ लेटेस्ट ये काम शुरू किया कि अब कुछ जो टेली इवेंजलिस्ट मुसलमान जो है ना, उन्होंने ये काम किया कि वो अब जो क्रिएशनिस्ट है ना अमेरिका में, जो क्रिएशनिज्म के मानते हैं, उनके कुछ आर्गुमेंट उन्होंने बोरो कर लिए और उसको वो एक इस्लामी टच देने की कोशिश करते हैं। कई दफा आपको लगता है कि उनके आर्गुमेंट भी अब उसमें ऐड होना शुरू हो गए हैं, ये इंटरनेट की वजह से शायद। लेकिन बेसिक आइडिया वही है जो अभी हम सब बात कर रहे हैं कि इनके अपने अल्फाज के जो चुनाव है उसमें इनको ये नहीं पता होता कि जिस अल्फाज को ये अदा कर रहे हैं उसका असल में मतलब होता क्या है। तो देखें कहा तो क्या, चलें देखते हैं इसको। मिसाल ये है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई जो फला शख्स है, अगरचे वो मुनकिर खुदा है, अगरचे वो खुदा के साथ शरीक ठहराता है, अगरचे वो बुतों को सजदा करता है, अगरचे वो इंसानों को सजदा करता है, खुदा की बनाई हुई मखलूक को सजदा करता है, लेकिन चूंकि वो फला पीर फकीर
वली और नबी की औलाद है, लिहाजा उसका जन्नत में जाना तय है। अगर किसी का ये अकीदा हो तो ये अकीदा गलत है। अब अगर वो ये कहे कि भाई आपके पास इसकी क्या दलील है, हमारे पास इसकी दलील मौजूद है और वो डेफिनेटिव आर्गुमेंट है, डेफिनेटिव एविडेंस है। डेफिनेटिव एविडेंस का मतलब है यानी वो कतई तौर पर दुरुस्त है और वो एविडेंस है कुरान की आयत के माकान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू Wow, लिलमुशरिकीन। that is such a circular logic. हमारे पास कतई एविडेंस है और वो कतई एविडेंस क्या है? कुरान. Wait a second. The whole point is that कि भाई आप पहले कुरान को प्रूव करोगे because of logic और no evidence के बेस पे आप उसको प्रूव कर रहे हो कि yeah it is true and then you will take evidence from it. But since आपने पहले से कुरान को कतई मान लिया है as a source of evidence, अब आप उसको यूज कर रहे हो to prove the things that don't exist that actually exist. How circular is that? It's like I don't understand. इनको नजर नहीं आ रहा कि आपने अभी अभी बोला कि भाई no evidence है कुरान हमारे पास जन्नत दोजक का कोई एविडेंस नहीं है. ओके, देयर इज नो एविडेंस फॉर इट. पहली वाली स्टेटमेंट इनकी सही है, ठीक है, वी डोंट हैव एविडेंस फॉर इट. अब दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहे हैं? नो, बट वी डू हैव एविडेंस फॉर इट. वेयर इज द एविडेंस? इट इज फ्रॉम द कुरान. व्हाई इज द कुरान एविडेंस? क्यों है? क्योंकि आप कुरान को सच्चा मानते हैं. आप कुरान को सच्चा क्यों मानते हैं? ईमान के बेस पे. ईमान किस बेस पे है? बिलीविंग समथिंग विदाउट एविडेंस. It's like the whole thing is such a circular thing. और यही जो मुद्दा है ना, जो जिस पे मैं अगेन ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि इनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि जब ये बात कर रहे होते हैं तो वो कितनी स्टूपिड या अपसर्ड साउंड करती है. मतलब अगर मुझे इस तरह की बात करनी पड़े तो मैं हो सकता है इसमें शायद ये लगा दूं, अगर मुझे पास कोई एविडेंस नहीं है तो मैं आपसे ये कह दूं शायद उसके डिस्क्लेमर के तौर पर कि देखिए जी, मैं जो आपसे बात करने लगा हूँ मेरे पास उसका ऐसा कुछ सबूत नहीं है इस वक्त जो मैं आपको पेश कर सकूं. मेरा ख्याल इसका एविडेंस एग्जिस्ट करता है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जब मुझे आ जाएगा तो मैं आपके सामने पेश करूंगा. मेरा एक हाइपोथेसिस है, मैं आपको देना चाहता हूं, तब भी कुछ बात बन जाए. लेकिन जब ये कहना कि जब ये जो लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया डेफिनेटिव, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे. अच्छा, अब कुछ आया इसे छक्का कोई लगाने वाले हैं. और उसके बाद वो बात करते हैं कुरान के. तो आपकी वो जो यही तो सारी मसला है कि इनके लिए जो कुरान की नॉलेज डेफिनेटिव है, क्योंकि सी दैट इज द प्रॉब्लम. यहाँ डिस्कनेक्ट होता है ना, बिकॉज ये कह रहे हैं कि पहले वाले सेक्शन में तो इन्होंने बोला एविडेंस नहीं है ना, हम लोग डिसमिस नहीं कर सकते क्योंकि उसका एविडेंस नहीं है. ओके, यहाँ तक आपको वो ले आते हैं अपने साथ, हाँ भाई एविडेंस नहीं है तो डिसमिस नहीं कर सकते. लेकिन फिर इधर से जब छलांग मार के कहते हैं नहीं, बट वी बिलीव इट बिकॉज हमारे पास एक्चुअल एविडेंस है, और वो हमारा एविडेंस डिफिनेटिव है, वो एब्सोल्यूट एविडेंस है, और वो क्या है? कुरान. I mean, that is the jump of leap of faith जिसे कहते हैं ना, where सारी चीज डिस्कनेक्ट हो जाती है. एक नबी और मोमिनीन के लिए ये बात ज़ेबा ही नहीं देती कि वो मुशरिकीन के लिए दुआ इस्तिगफार करें, अगर जो मुशरिकीन उनके अपने रिश्तेदार क्यों ना हो, अपने माँ बाप और अपनी औलाद क्यों ना हो, उनके लिए इस्तिगफार की दुआ करना दुरुस्त नहीं है. तो हमारे पास ये एक टेक्सचुअल डेफिनेटिव आर्गुमेंट है. टेक्सचुअल मैंने इसलिए कहा चूंकि ये लिखा हुआ है. तो टेक्सचुअल डेफिनेटिव आर्गुमेंट है कि जिसकी What is textual definitive argument? It does not exist. ये आपने अपनी तरफ से वर्ड बना लिया है. Textual ये किसी definitive फिलोसफी बुक में है argument. क्या? हैं? ये किसी Nice. फिलोसफी बुक में है क्या? अगर है तो मेरे को फॉरवर्ड कीजिए I प्लीज. don't think so. That's what I'm saying. Like, wait a second. ये वाला वर्ड आप नहीं, कहाँ से सही लेके आ कह गए? रहे हैं, Textual सही कह रहे हैं. definitive. सही कह रहे हैं. एक इस तरह के आर्गुमेंट जो है ना, इस तरह के आर्गुमेंट जो है वो हैरी पॉटर की किताबों में भी एक्चुअली मिलते हैं. एक्चुअली ये जो है ना, पॉसिबल एग्जिस्टेंस सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मस्ट एग्जिस्ट, इसको अगर आप दूसरी नजरिए से देखे जाए तो ये ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है, राइट? अ पॉसिबल एग्जिस्टेंस इन अ यूनिवर्स मस्ट एग्जिस्ट. ये है नेसेसरी जो हाँ. एग्जिस्टेंस है उसकी आर्गुमेंट है ये, राइट? तो ये आई डोंट नो कि ये रियलिटी में कहीं है, किसी बुक में है या नहीं, पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो एंसेल्म की जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है उससे मिलता जुलता है ये एक्चुअली. तो आई हाँ. एम नॉट टू श्योर, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ इसको. नहीं, आई लेकिन हैवंट कम अक्रॉस have you इट come बेसिकली. across this terminology? एक बुनियाद पर सेकंड. हम ये फैसला क्यों मुशरिकीन उनके अपने रिश्तेदार क्यों ना हो, अपने माँ बाप और अपनी औलाद क्यों ना हो, उनके लिए इस्तिगफार की दुआ करना दुरुस्त नहीं है. तो हमारे पास ये एक टेक्सचुअल डेफिनेटिव आर्गुमेंट है, टेक्स्ट नहीं है. तो हमारे पास ये एक टेक्सचुअल डेफिनेटिव आर्गुमेंट है. Now, have you heard this before? Textual definitive argument. ये मैं कभी आपको आपने मैं एक मिसाल दे रहा हूँ. हाँ, मैंने सुना है ना. मैं आपके सामने एक क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है? आपने ये फैसला करना है कि मेरे और मुफ्ती साहब के आर्गुमेंट में फ़र्क क्या है.
मेरे पास इस चीज़ का टेक्सचुअल डेफिनेटिव आर्गुमेंट मौजूद है कि एक ऐसी मैजिक वंड एग्जिस्ट करती है जिसको अगर मैं हाथ से यूं फेंकूंगा तो वो उससे शोले निकलेंगे और वो मैजिक करके जादू करके चीज़ें उड़ा देगा। मैं आपको वो एविडेंस दिखा सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर वो कॉपीराइट का मसला ना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उसका एक टेक्सचुअल एविडेंस आर्गुमेंट बिकता है, किताबों में लिखा हुआ है, हाँ, मौजूद लेकिन है फिर किताब में। आप फंस जाओगे डेफिनेटिव के ऊपर, क्योंकि फिर डेफिनेटिव की जो डेफिनेशन है आपकी अलग है, इनकी अलग है। आपके लिए डेफिनेटिव किसे कहते हैं और इनके लिए डेफिनेटिव किसे कहते हैं, टोटली डिफरेंट थिंग है। दैट्स वेयर द डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इनकी नजर में कुरान का जो है, कुरान इज डेफिनेटिव, राइट? तो वो उसको डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट मान रहे हैं, और आप मैं भी ऑब्वियसली, मान रहा हूँ, हाँ, मैं भी हैरी पॉटर को, तो मैं जेके रोलिंस को जो है वो एक गॉड समझता हूँ। नहीं, तो मैं वही है समझता ना, हूँ वो फिर वही ईमान पे आ गई, बात ईमान पे आ तो गई वही कि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट तो सेम हुआ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा और उनका आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट से, सेम है। नो यू आर राइट, आर्ग्यूमेंट सेम है उस लिहाज से कि अगर आप, लेट्स अस्यूम आपका आर्ग्यूमेंट को अगर वो लिया जाए, तो आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि आप जेके रोलिंग की जो बुक है हैरी पॉटर को, उसको डेफिनेटिव मानते हो, उसको उस पर बिलीव करते हो, ईमान रखते हो उस बुक के ऊपर। अगर आप उस बुक पे वाकई ईमान रखते हो, फिर आपका आर्ग्यूमेंट और इनका आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली सेम है कि भाई वॉन्ड एग्जिस्ट करती है। वाई? ईमान का, ये मेरे ईमान का दावा है, एविडेंस नहीं है मेरे पास, लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब कि भाई वॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। भाई नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस, सो वी डोंट हैव एविडेंस ऑफ दैट वॉन्ड, लेकिन आपके पास टेक्सचुअल डिफिनिटिव एविडेंस जरूर है। एक बुक है हैरी पॉटर, उसमें लिखा हुआ है, एंड यू बिलीव दैट बुक टू बी एब्सोल्यूट एंड डिफिनिटिव। तो आपका आर्ग्यूमेंट और इनका आर्ग्यूमेंट उस लिहाज से एग्जैक्टली सेम है। बाय द वे, It's जस्ट just a फॉर डिस्क्लेमर, हाँ difference जस्ट है फॉर डिस्क्लेमर, ईमान। हाँ, डिस्क्लेमर कि मैं आई डू बिलीव के ए सर्टेन काइंड ऑफ मैजिक डू एग्जिस्ट। तो ठीक है ना, तो अब मैं मुफ्ती साहब को टक्कर देने लगा हूँ, मैं आज से ये दावा कर रहा हूँ कि भाई मैजिक एग्जिस्ट करता है, एंड तो उस बेस से मेरा ये क्लेम है भाई। तो तो ये तो मैं कह रहा हूँ आपके क्लेम करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ईमान के बेस पे जो चाहो क्लेम कर सकते हो। दैट इज द रियल फन अबाउट इट, कि आप ईमान, आपका, मेरी अभी तो एक कल कल आर्ग्यूमेंट हो रहा था। अब मैं पूछ रहा था कि भाई, इज इज फेथ अ गुड मेथड टू रीच ट्रूथ, इसके ऊपर मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा था। तो कह रहे हैं, नहीं, वो जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, वो उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई आई बिलीव कि कुरान इज ट्रूथ, और दैट मींस इट्स, मेरा, आई एम जस्टिफाइड इन बिलीविंग ऑल दैट। वो ये कह रहे थे। तो मैंने उनको वेरी सिंपल सा एनालॉजी से मैं उनको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि मैं आपको बताऊं कि फॉल्ट क्या है। मैंने उससे बोला कि लेट्स से देयर आर पीपल three people. A person A used a bowl to measure water, and when he measured that water, it was 1 liter. The same bowl, person B ने वही वाला bowl use किया पानी को measure करने के लिए, and the result came to be 1.2 liter. And then the third person, same person ने वही वाला bowl use किया to measure water, considering के सारा criteria same था, कोई mistake नहीं हुई, कोई वो नहीं हुआ, but the result came at as 0.9 liter. Okay, अब तीनों बंदों ने सेम बोल इस्तेमाल किया है, और उन तीनों के रिजल्ट डिफरेंट आए हैं। तीनों के रिजल्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब तीनों करेक्ट नहीं हो सकते एट द सेम टाइम, राइट? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? व्हाट वुड यू से इज दैट बोल, मैंने सोचा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती, कहते हैं पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बोल फॉल्टी है। ओके, ओके, सो अगर आप बोल को हटा के मेथोडोलॉजी डाल दो, फेथ, अगर तीनों बंदे, और इस एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सट्रैपोलेट करके बोलो कि पहला बंदा फेथ यूज करके कह रहा है कि अल्लाह एग्जिस्ट, दूसरा बंदा फेथ यूज करके कह रहा है कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड, और तीसरा बंदा फेथ यूज करके कह रहा है कि लेट्स से राम एग्जिस्ट। तीनों फेथ यूज कर रहे हैं, एंड तीनों तीन अलग अलग कंक्लूजन्स पे पहुंच रहे हैं। एक कह रहा है अल्लाह एग्जिस्ट कर रहा है, एक कह रहा है जीसस इज द सन ऑफ गॉड, और तीसरा कह रहा है कि राम भगवान है, गॉड है। Is that faith a good way to get to the truth? No, the faith is not a reliable method to use to get to the truth. So ये मैं उनको explain कर रहा था उस example में, the bowl is what you're using to measure is the faulty thing. You have to understand that. तो इन वाले आर्ग्यूमेंट से प्रॉब्लम ये है कि दे रिलाई टू मच ऑन फेथ, कि भाई हमारा फेथ है इस चीज में कि ये चीज ट्रू है, इसलिए ये चीज ट्रू है, और फिर उससे फिर आप आगे अपने फेथ को सॉलिड करने के लिए उसी में से, उसी बुक में से एविडेंस निकालने लग जाते हो, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप पे ही उस बुक को प्रीसपोज कर लिया कि इट इज ट्रू।
अब आप उस बुक में से ट्रूथ निकाल रहे हो बिकॉज आपने उस बुक को ट्रू मान लिया. इट्स वेरी वेरी सर्कुलर. आई मीन अगर आप लॉजिक भी देखो तो मेक सेंस नहीं करता है उस लिहाज से. टेक्सचुअल मैंने इसलिए कहा चूंकि ये लिखा हुआ है. तो टेक्सचुअल डेफिनेटिव आर्गुमेंट है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये फैसला कर सकते हैं कि फला शख्स अगर इसी हालत में मरा, कुफर की हालत में मरा, खुदा के इनकार की हालत में मरा, अगरचे वो बड़े बड़े औलिया की औलाद के खानदान से है, अगरचे वो किसी नबी की औलाद है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जहन्नम ही में जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि कुरान ने तो इस्तिगफार की भी इजाजत नहीं दी है. तो ये पहला जाब्ता है और ये जाब्ता आप लोग जहन नशीन कर लें. आज भी अगर गुफ्तगू होगी तो हम इस जाब्ते की रोशनी में करेंगे कि नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस. जो दूसरा जाब्ता है, मैं मुख्तसर तौर पर इसको भी बयान कर दूं. A possible existence supported by an authentic textual evidence must exist. इस जाब्ते को, इस रूल को समझने के लिए मैं आपके सामने 3 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा. पहली जो टर्म है, और मिसाल के साथ वो सबको समझ में आएगी इंशाअल्लाह. जो पहली टर्म है वो है नेसेसरी एग्जिस्टेंट, या जिसको हम कहते हैं कि किसी चीज का वजूद या किसी चीज का. Okay. He's gonna go into necessary existence, possible existence और वो उसके ऊपर जो उसको थोड़ा सा मैं skip कर देता हूँ. It's Yeah. a long. हाँ, वो Yeah. possible existence and necessary existence और वो. लिहाजा अगर कोई ऐसी चीज है और उसके होने या न होने की कोई ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस दलील हमारे पास है. देखिए, याद रखिएगा कि ऑथेंटिक होनी चाहिए और वो टेक्सचुअल हो सकती है. वो अगर हमारे पास है तो हम उसी चीज. How do you define authentic textual? Authentic to you, obviously. जो कुरान है, authentic textual evidence is only for the person who believes it. You understand? आपके ये authentic होने का जो criteria है, it depends on your belief. It doesn't depend on what do you define by authentic. अगर कोई Christian है, वो कहे I believe it is true based on the evidence of the Bible. आप उसको 1000 दफा बोल सकते हो कि भाई बाइबल में ये प्रॉब्लम्स है, ये गलतियां, ये वो, but what will he say in the end? भाई मेरा बिलीफ है कि ये ट्रू है, राइट? तो अगर उसका बिलीफ है तो उसकी बुक भी उसके लिए उतनी ही ऑथेंटिक हो जाएगी जितनी आपके लिए आपकी बुक है, क्योंकि आप भी उसी बेसिस के ऊपर कह रहे हो कि मैं बिलीव करता हूं कि ये बुक ट्रू है. सो हाउ इज द बिलीफ अ गुड methodology to use to get to the correct answer? I don't think so. If the same methodology can be used by 4 different people and give you 4 different results, then in my opinion that methodology is faulty. And the methodology आप और दूसरे लोग जो यूज कर रहे हैं वो है faith, and that is not a good methodology. का उसके होने का यकीन करेंगे और अगर उसके खिलाफ दलील है तो उसके न होने का यकीन करेंगे. मैं इसकी एक मिसाल, 2 मिसाल दे देता हूं आपको. मिसाल वही जन्नत और जहन्नम है. तो जन्नत और जहन्नम का होना और न होना ये पॉसिबल एग्जिस्टेंट है, यानी ये इसका होना न होना बराबर है एक आम आदमी की नजर में. और उसकी वजह ये कि जिस तरीके से ये कायनात और उसकी खूबसूरती मौजूद है, तो इसी तरीके से एक दूसरा जहां भी मौजूद हो सकता है कि जिसमें इससे ज्यादा खूबसूरती हो. इसके न होने की कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये इम्पॉसिबल है. तो होना न होना बराबर है. लेकिन जब हमने देखा कि एक ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मौजूद है और वो ऑथेंटिसिटी उसकी प्रूवन है और वो ये साबित कर रहा है टेक्सचुअल एविडेंस के जन्नत मौजूद है, जहन्नम मौजूद है, तो अब उसके होने का यकीन करना जरूरी है. इसी उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूवन है. यू नोटिस करें इनकी टर्मिनोलॉजी वर्ड्स के अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, प्रीसपोजिशन वाले वर्ड्स के. उन्होंने उनकी ऑथेंटिसिटी प्रूवन है. प्रूवन टू हु? प्रूवन टू मुस्लिम्स हु बिलीव इट बेस्ड ऑन फेथ. प्रूवन वैसे तो नहीं है ना, लाइक जो कुरान में लिखा हुआ है कि ऐसा है ऐसा है. देयर इज नो वे टू प्रूव इट, राइट? खुद ही आपने पहले स्टेटमेंट में नंबर 1 पॉइंट जो आपने कहा था वो कहा था नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस. तो आपने इनिशियली स्टार्ट इससे किया कि हमारे पास एविडेंस नहीं है इन चीजों का. जन्नत का एविडेंस नहीं है, दोजख का एविडेंस नहीं है. अब आप सेकंड लेवल पे पहुंच के कह रहे हो कि क्योंकि कुरान इज प्रूवन टू यू, वो ओनली टू यू मुस्लिम्स, नॉट टू एवरीबॉडी, you can use that as the basis of evidence. अब आपका वो जो है ना पल्लू दूसरी साइड पे भारी हो गया. वैसे इक्वल है. आपने बोला जन्नत होना ना होना इम्पॉसिबल नहीं है. ओके, आई एग्री, इम्पॉसिबल नहीं है. ओके, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. सो उस रेल्म में एवरीथिंग इज पॉसिबल. ओके, ठीक है. अब नाउ इट्स इवन एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन इज लेट्स से ऑन द सेम प्लेन. लेकिन अब वो एग्जिस्टेंस के ऊपर ज्यादा फोर्स वेट दे रहे हैं कि नो इट इज पॉसिबल, इट इज प्रोबेबल दैट इट एग्जिस्ट. व्हाई? कि ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस है आपके पास जन्नत का. बट द थिंग इज, आपने जिस चीज को ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस का क्लेम दिया है, इट इज ओनली ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस टू यू बेस्ड ऑन फेथ. So how is that universal? That's not universal. That's only subjective to Muslims
who आई believe थिंक that to be. मुफ्ती साहब ने क्या किया है यहाँ पे, दोनों को मिला दिया है इन्होंने। एंसल्म की जो ऑन्टोलॉजिकल है उसको तो मिला ही दिया है, वो तो यूज कर ही रहे हैं, पर उसमें वो ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस जो है उसको भी, वो जुमला भी उन्होंने डाल दिया है, राइट। हाँ, और वो ये उनके लिए शायद हो सकता है आपने बात की हो इस बारे में ऑलरेडी, मैं थोड़ा सा थोड़ी देर हाँ, के लिए हट लेकिन गया मेरा ख्याल है जो एक इससे पहले एक फौजी सेकंड सीरियल के रुस्तम, उनको फिनिश करने दो फिर आप। हाँ, हाँ, तो बस मैं 1 मिनट लेता हूँ। बस वो ये था कि अगर उन्होंने ये चीज़ कही है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई जो सनातन में मानने वाला है, राइट, वो भी आके कल बोलेगा नहीं अगर कर्मा है और व्हाटएवर रीइंकार्नेशन ट्रू है, राइट, तो भाई मेरे पास पॉसिबिलिटी भी है और मेरे पास टेक्सचुअल एविडेंस भी है, राइट। नाउ यू आर आप दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गए बेसिकली, राइट, क्योंकि उसके लिए तो वो बुक जो है वो ऑथेंटिक ऑथेंटिक है, है, राइट। बिल्कुल। आपके लिए आपकी बुक ऑथेंटिक है, कल कोई और आता है कोई बुक ले, कोई फर्ज कर लो कोई कहता है कि नहीं यहाँ 5 साल बच्चों को मार देना मेरा मजहब कहता है, मेरी किताब में लिखा है, मेरी किताब लिखी हुई है, राइट, ये सब कुछ वो उसको आपको उसको भी मानना पड़ेगा, राइट। तो ये दिस इज गोना टेक यू डाउन अ वर्म होल प्रीटी मच। इवन इन इस्लाम के अंदर रुस्तम, आप मेरे बात बात कर लेना। इवन इस्लाम के लिहाज से भी अगर आपको एग्जांपल लेना है तो आप उनका ले लो, कादियानीज का। ओके, कादियानीज बिलीव कि जो उनका जो खलीफ जो है गुलाम अहमद कादियानी जो था, ही वाज मिर्जा गुलाम ऑथेंटिक। अहमद था। मिर्जा गुलाम अहमद, उसने जो बुक हम्म, लिखी है, दे बिलीव इट्स ऑथेंटिक। तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट तो उसके पर, ओके, आपकी नजर में इट इज नॉट ऑथेंटिक बिकॉज बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया इट इज नॉट ऑथेंटिक। लेकिन अगर आप किसी कादियानी से बोलो, टू हिम इट इज ऑथेंटिक 100%। सो व्हाई कैंट ही यूज द सेम आर्ग्यूमेंट जो आप यूज कर रहे हो? कोई कादियानी क्यों नहीं यूज कर सकता कि हमारे पास तो ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस है इस चीज का कि मिर्जा गुलाम कादियानी वाज द प्रॉफिट ऑफ व्हाटएवर जो उनका क्लेम है। सो व्हाई कैंट बिल्कुल ही ऐसा यूज द ही सेम? क्लेम है। हाँ, जी, बिल्कुल ऐसा ही क्लेम है। मैं बहुत सारे अहमदीस को जानता हूँ। मेरा बहुत लंबे अरसे तक उनसे एक बहुत मतलब काफ़ी इंगेजिंग रहा है, डिस्कशन रही है कि वो अपने जो आर्गुमेंट पेश करते थे, और मैंने उनको एज ए केस स्टडी के तौर पे ही लिया था, क्योंकि एक बहुत अच्छे मेरे लिए एक सब्जेक्ट था जहाँ मैं ये देख सकता था कि इस्लाम के अंदर ही जिसको एक ऐसा सेक्ट जिसको बाकी मुसलमानों ने अलग कर दिया है, वो किस तरह की यकीन रखते हैं। और आप यकीन करें, उनका 1 to 1 जो है ना, वो बिल्कुल वही हिसाब है जो कि मुसलमानों का मोहम्मद की तरफ था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी किताबों को वो यही समझते हैं, मिर्जा कादियानी की किताबों को, कि ये डिवाइनली इंस्पायर्ड थी, बहुत सारी उसकी जो राइटिंग है। और बल्कि यहाँ तक कि उसको जो है वही आती थी। वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने खुद लिखा अपनी किताब में, मुझे इस तरह की जो है मुख्तलिफ ज़बानों में जो है वही आती थी। तो 1 to 1 मैंने उनको वो किया है, और वो आपको एग्जैक्टली यही लगेगा अगर आप किसी अहमदी मुरब्बी से बात करेंगे जो कि उनके जो रिलीजियस प्रीचर है, कि वो जिस तरह बैठ के ये मौलवी साहब बात करें ना, अगर आप उनको उसके साथ इनको हटा दें एक लम्हे के लिए और किसी अहमदी को बिठा दें, यू विल नोटिस दैट सिमिलैरिटीज एग्जैक्टली 100% की वो बिल्कुल ऐसी होती है। मैं इससे पहले ये बात कर रहा था, ये जो फौजी सीरियल ने एक बात की, उसको रिपीट करना चाहूंगा। ये जो आप बात कर रहे थे ना, ये लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं, मुझे लगता है ये जो अपनी ऑडियंस के लिए जो है ना, वो इस तरह की बातें करें कि जब ये इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनके ऑडियंस समझते हैं यार ये बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बहुत समझदार है, देखिए कितने मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करें। ये एक नोन टैक्टिक है डिस्कशन और डिबेट्स के अंदर, जहां पर आपको ये बताया जाता है कि आप सर्टन आपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, आपने सर्टन तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ताकि आपका जो ऑडियंस पे असर जाना वो अच्छा है। बदकिस्मती से इनका जो ऑडियंस है पाकिस्तान या भारत में, ज़्यादातर जो उर्दू या हिंदी ज़बान बोलते हैं, उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मैं ये रेसिज्म नहीं की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में तालीम का हाल देखा है कि जिस तरह की स्कूलों में जो आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो आपको मौजूदा ज़िंदगी जो आपके इर्द गिर्द है ना, उसके मुताबिक आपको तैयार नहीं करती है। तो आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत ही नैरो होता है, बहुत छोटा होता है, और आपको इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लोग जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, वो जो है वो आपको बड़े हीरो लगते हैं जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे। हालाँकि उनके हमें नज़र आता है, अभी हम जैसे बात कर रहे थे, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि इसका असल में मायने क्या है, और ये डिस्कशन या डिबेट में स्टैंड नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली वही फौजी सीरियल बात, ये अपने ऑडियंस को के सामने ये कर रहे हैं, और इसका एक एक्चुअल डिबेट में कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर आप इससे जाके बात करेंगे ना, आपको शायद दिक्कत उठानी पड़ेगी, आप अपना पॉइंट समझाने के लिए। आपको होगा यार ये पागल हो गया, मैं इतनी सिंपल सी एक बात करूँ, उसको समझ क्यों नहीं आ रही। इसलिए कि उसका जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है जो उसने किताबों से सीखा है, वो उसको इसके लिए तैयार नहीं करता। उस बेचारे का दिमाग इस चीज़ के लिए अब तैयार नहीं है कि वो एक असल मायने को जान सके।
कि ईमान का असल में मतलब क्या है, और फिर उस ईमान का लफ्ज इस्तेमाल करके फिर आपसे अगर वो एक सबूत मांग रहा है, तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि वो ये बेसिकली मुझे इनसे हमदर्दी होती है मुसलमानों से, बाकी बिलीवर से, कि उनको एक इस तरह का एक तरह का, अब मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, ज़ॉम्बी बना दिया गया है कि अब वो एक दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं और एक ख्याली दुनिया में रह रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तरीके से खुदा का, अगर आप किसी एथीस्ट से पूछें कि क्या खुदा का या क्रिएटर का मौजूद होना पॉसिबल है, कोई भी एथीस्ट ये नहीं कहेगा कि इम्पॉसिबल है। वो ये कहेगा कि हाँ, अगर वो ऑनेस्ट है। हाँ, वो ऑनेस्ट ही नहीं है तो बात अलग है। ये देखें, इनको पता है द डिफरेंस, यू सी, ही एडमिट्स पर लेके अपनी ऑडियंस को ऐसे बताते हैं कि ही डजंट नो द डिफरेंस। तो एक क्रिएटर का इवन एक नजदीक इस कायनात के बनाने वाले का होना एक एथीस्ट के नजदीक भी पॉसिबल है। जब पॉसिबिलिटी साबित है, इम्पॉसिबल नहीं है, तो जब पॉसिबिलिटी साबित है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस है, अगर उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूवन है, उसकी ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश्ड है, तो फिर उससे हमें खुदा के मौजूद होने का इल्म होता है। तो खुदा का ऑथेंटिसिटी प्रूवन है, ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश्ड है। डोंट फॉरगेट, इट्स ओनली प्रूवन एंड एस्टैब्लिश्ड इन योर ओन सर्कल। आपके अपने सर्कल के अंदर उसकी ऑथेंटिसिटी और ये वो प्रूवन है। आपके अपने सर्कल के बाहर कोई उसको ऑथेंटिक नहीं समझता। नोबडी आउटसाइड ऑफ अ मुस्लिम थिंक्स दैट ये बुक किसी गॉड ने लिखी है या गॉड की तरफ से आई है। इट्स ओनली एक्सक्लूसिव टू योर ओन बिलीफ सिस्टम के ये किसी गॉड ने लिखी है। डोंट फॉरगेट दैट। भी मौजूद होना जरूरी है, एक मुल्हिद और एक एथीस्ट के नजदीक। हमारे नजदीक बगैर टेक्सचुअल एविडेंस के भी खुदा का होना जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक का दो का आधा होना जरूरी है, इसके अलावा नहीं हो सकता। वाओ, ये देखो, ये कितना जंप। अब देखो, ये नोट करें, अब जो लोग इन चीजों को नोट नहीं करते, ही इज गोइंग टू कंपेयर एविडेंस ऑफ गॉड टू एविडेंस ऑफ लॉजिकल फैक्ट्स के, जैसे कि जो लॉजिकल फैक्ट्स है, जैसे 1+1 इज इक्वल टू 2। ये 1+1 इज इक्वल टू 2 जो है ना, ये एक लॉजिकल फैक्ट है, मतलब कि बाय डेफिनेशन उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। लाइक इट कैन नॉट बी एनी अदर वे। आप उस चीज को इक्वेट कर रहे हो गॉड की एविडेंस से, जो कंप्लीटली सब्जेक्टिव है, कंप्लीटली वो है बेस्ड ऑन जस्ट आर्ग्यूमेंट्स। देयर इज नो एक्चुअल लॉजिकल इंटेलमेंट टू इट। अगर आई थिंक फिलो कैन एक्सप्लेन दिस लिटिल बिट बेटर। ही इज गोइंग टू कंपेयर कि जिस तरह हम लोग 1+1 को 2 कहते हैं, बिकॉज इट इज complete, it's logic के बेस पे आती है। 1+1 is equal to 2. There is no other way it can be. These are also called analytic truths or Analytic axiomatic truth, truths. axiomatic Truths. अब Basically, you have to he's, assume that they are true. Basically, yeah, but the thing is he's taking that axiomatic truth because by definition उसका वो आता है 1+1 वो is equal by to 2. definition, हाँ, definitionally है वो, right? हाँ, Right. उसको ये कंपेयर कर रहे हैं गॉड के एविडेंस के साथ, विच इज कंप्लीटली नॉन सेक्युलर। दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी लेवल पे दोनों सेम नहीं है, लेकिन वो एक तरफ से लॉजिकल एनालिटिकल ट्रूथ बता रहे हैं और दूसरी तरफ से उसको कंपेयर करें कि गॉड की भी ट्रूथ उसी तरह ही है जैसे ये एनालिटिकल फैक्ट्स हैं। नोट करें आपसे। ऐसे ही इस कायनात भी है। और एक एथीस्ट के नजदीक, हमारे नजदीक बगैर टेक्सचुअल एविडेंस के भी खुदा का होना जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक का दो का आधा होना जरूरी है, इसके अलावा नहीं हो सकता। ऐसे ही इस कायनात के बनाने वाले और उसके चलाने वाले का होना भी जरूरी है, अगरचे हमारे पास कोई ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस ना होता। लेकिन एक मुल्हिद की निगाह से अगर देखा जाए तो खुदा का और इस कायनात के बनाने वाले का होना पॉसिबल है। और जब पॉसिबल है तो फिर ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो फिर उस खुदा का होना जरूरी है। नो, दैट इज completely a faulty जो इन्होंने एनालिटिकल तरीके से ये एक्सप्लेन किया। दैट इज नॉट हाउ इट इज। अगर पॉसिबिलिटी है, यस, लेकिन आपकी ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस उसको प्रूव नहीं करती। दैट आपकी ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस इज बेस्ड ऑन फेथ, which is believing something on the absence of evidence. So you cannot use faith to say that your textual evidence is authentic. और क्योंकि वो फिर अगर ऑथेंटिक नहीं रहती, then you cannot use that as proof कि भाई ये उसी तरह है जैसे 1+1 एनालिटिकल ट्रूथ है गॉड का एविडेंस। और दुनिया को बनाने वाला और चलाने वाला दोनों आपने यूज किया, अगर आप नोट करें। ये दो होना भी जरूरी है, अगरचे जरूरी है, इसके आगे भी खुदा का होना जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक का दो का आधा होना जरूरी है, इसके अलावा नहीं हो सकता। ऐसे ही इस कायनात के बनाने वाले और उसके चलाने वाले का होना। कायनात के बनाने वाले, नोट करें, बनाने वाले और चलाने वाले, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। चलाने वाले
भी होना उसी तरह जरूरी है। अगर आप देखो फिलॉसफी के लर्ड से फर्स्ट मूवर तक भी आप चले जाओ, यू कैन इवन गेट टू अ पॉइंट के भाई एक कोई इनिशियल कॉज हुई होगी विच कॉज्ड एवरीथिंग और व्हाटएवर, इनिशियल क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से बिग बैंग हुई, व्हाटएवर, बहुत सारे रीजन दे सकते हो इनिशियल कॉज की, बट चलाने वाला चाहिए, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। कि एक पर्सनल गॉड है जो कंटिन्यूअसली इस दुनिया को चला रहा है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट क्लेम। आपने उस क्लेम को फर्स्ट मूवर के क्लेम के साथ अटैच कर दिया और बड़े आसानी से बनाने वाला और चलाने वाले को दोनों को एक ही साथ जुमले में ऐड कर दिया, और अब आप उसकी एविडेंस दे रहे हो। ये बहुत लाइक सुनना पड़ता है गौर से कि हाउ इजीली ये वाले कॉन्वर्सेशन को किस तरह मैनिपुलेट किया करके एक चीज को प्रूव की जाती है, जबकि अगर बेसिस देखो तो वो उनके अंदर बेसिस में कोई वो नहीं है। अभी जरूरी है, अगरचे हमारे पास कोई ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस ना होता, लेकिन एक मुल्हिद की निगाह से अगर देखा जाए तो खुदा का और इस कायनात के बनाने वाले का होना पॉसिबल है, और जब पॉसिबल है तो फिर ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो फिर उस खुदा का होना जरूरी है। ये दो आपके सामने जो है वो कायदे और ज़ाब्ते मैंने रख दिए मिसालों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह आगे आगे जैसे हम चलेंगे तो इसके अलावा और भी जो रूल्स हैं